आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है खास। संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर सियासी पारा हाई है। पुलिस की जांच जारी है। हिंसा क्यों भड़की, किसने भड़काई, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आज संभल के संग्राम में तुर्क और पठान की एंट्री हो गई है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष दावे को खारिज कर रहा है। सच क्या है, ये जानेंगे। उधर महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। 23 को नतीजे आए, आज 26 तारीख खत्म होने को है, लेकिन बीजेपी ने अब तक फैसला नहीं लिया है। इस बीच शिंदे कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रहे। पार्टी के समर्थक तरह तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। उधर सलमान खान को धमकी देने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई ने मशहूर पंजाबी सिंगर बादशाह को टारगेट किया है। आज तड़के चंडीगढ़ में बादशाह के रेस्टोरेंट पर लो इंटेंसिटी बम से हमला किया गया। शाम होते होते लॉरेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अगली खबर होगी, राज परिवार का झगड़ा सड़क पर आया तो राजस्थान में सियासी सनसनी मच गई। जयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। आज हम आपको इस बवाल का पूरा सच दिखाने वाले हैं। और उधर पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इमरान के समर्थकों ने सेना के खिलाफ सड़क पर तांडव शुरू कर दिया है। पूरी खबर का विश्लेषण तस्वीरों के साथ करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संभल की करेंगे। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर प्रदेश का संभल। पिछले 3 दिनों से संभल की खबर सुर्खियों में है। मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर शहर अशांत है। रविवार को हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि मौत उसकी गोली से नहीं हुई। पीड़ितों का आरोप है पुलिस पर। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नई थ्योरी भी निकलकर सामने आई है। पुलिस के हवाले से बीजेपी ने दावा किया है कि संभल में जो हुआ है वो आपसी वर्चस्व का नतीजा है और मुसलमानों के 2 समूहों तुर्क और पठानों के बीच सालों से जो तनातनी चली आ रही है, उसी तनातनी की वजह से लोगों की जान गई। बाकायदा पुलिस की ओर से कुछ वीडियो जारी किए गए हैं। इसमें उपद्रवी गोली चलाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में लाल रंग के कपड़े वाला गोली चलाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें एक शख्स हाथ में तमंचा लिए दिखाई देता है। यह गोली चलाने वाला है कौन, यह बड़ा सवाल है। अब से कुछ देर पहले एक नया वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है ताकि पहचान जाहिर ना किया जा सके। गोली चलाने और सीसीटीवी तोड़ने वाली इन तस्वीरों से ही शक पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में पुलिस की आड़ में आपसी लड़ाई का बदला लिया गया है। संभल करीब 3 लाख की आबादी वाला शहर है और 78% आबादी मुसलमानों की है। इससे पहले संभल की न तो कभी इतनी चर्चा हुई, न कोई विवाद ही हुआ जो सुर्खियों में रहा हो। लेकिन रविवार की सुबह हुए बवाल ने संभल को देश और दुनिया में बदनाम कर दिया। दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन बवाल वाले इलाके की गलियों में सन्नाटा है। दुकानों के शटर बंद हैं। पुलिस वालों की चहलकदमी से संभल का ये सन्नाटा कुछ देर के लिए खत्म होता है, लेकिन फिर सब कुछ शांत सा हो जाता है। सवाल ये है कि क्या संभल में मस्जिद के सर्वे की वजह से ही रविवार को हिंसा हुई, या फिर इस हिंसा के पीछे मुसलमानों के 2 गुटों की पुरानी सियासी रंजिश है। जो पहला सवाल है उसके आसपास 2 दिनों से पूरी थ्योरी घूम रही है, लेकिन दूसरे सवाल का एंगल आज सामने आया है और दावा ये किया जा रहा है कि संभल की सियासत में तुर्क और पठानों का जो विवाद सालों से चला आ रहा था, उस विवाद की रोटियां हिंसा की आग में सेकी गई।
स्पष्ट दिखाई देता है कि ये समाजवादी पार्टी के दो पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये दो पक्ष आपस में वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे दंगा कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ के माहौल को खराब करते हैं। और यही संभल में हुआ भी कि ये दो पक्ष आपस में भिड़े, गोलीबारी आपस में करेगी, पत्थरबाजी करी गई और वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क बिरादरी के हैं, जबकि संभल के स्थानीय विधायक इकबाल मसूद पठान हैं। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि संभल की सियासत में दोनों परिवार सालों से एक दूसरे के विरोधी हैं और मस्जिद मंदिर के विवाद में इन दोनों ने अपने सियासी हित साधने के लिए हिंसा को अंजाम दिलवाया है। लंबे समय से इनमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम ये संघर्ष दिखता है। जातिगत वर्चस्व की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में परिलक्षित होती है। बीजेपी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का मामला है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस दावे पर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि वर्चस्व की लड़ाई किस बात की। जब तुर्क पठान सारे मुसलमान की एक है तो फिर काहे का जाति संघर्ष और काहे का जातिवाद? जब लोगों में झगड़ा हुआ नहीं, पुलिस और ने पब्लिक पे सीधी फायरिंग की है, तो जाति संघर्ष कहाँ होगा? वैसे ये बात सही है कि मुरादाबाद और संभल के इलाकों में तुर्क और पठानों के बीच खुद को 20 साबित करने की कोशिश होती रही है और इस कोशिश में बवाल और शक्ति प्रदर्शन का पुराना इतिहास रहा है। संभल में तुर्क और पठानों का सियासी विवाद सालों से चला आ रहा है। इस साल लोकसभा चुनाव के वक्त संभल में तुर्क वोटर बर्क के पक्ष में गोलबंद हुए थे, तो पठान वोटरों ने बीएसपी उम्मीदवार सौलत अली को समर्थन दिया था। जिस संभल शहर में हिंसा हुई वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं और अब आपको वहां का सियासी समीकरण बता देते हैं। बर्क और महमूद के परिवारों में सालों से सियासी अदावत मानी जाती रही है। 1996 से संभल के विधायक है पठान बिरादरी के इकबाल महमूद। उससे पहले इस सीट से 4 बार शफीकुर रहमान बर्क विधायक रह चुके हैं। 2002 में इकबाल महमूद ने शफीकुर रहमान को हरा दिया था। 2017 में महमूद ने शफीकुर रहमान के पोते मौजूदा सांसद जियाउर रहमान को हराया था। सालों से दोनों परिवारों के बीच सियासी वर्चस्व की जंग भले ही चली आ रही हो, लेकिन संभल शहर में सिक्का समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का ही चलता है। दो परिवारों की सियासी लड़ाई भले ही सालों से चली आ रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई परिवारों की नहीं बल्कि तुर्क और पठानों की है। शफीकुर रहमान बर्क तुर्कों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। संभल की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ रही है। संभल लोकसभा में सबसे ज्यादा तुर्क बिरादरी के मुसलमान वोटर हैं, जबकि शहरी सीट पर पठान बिरादरी मजबूत है। हालांकि मुस्लिम राजनीति पर पकड़ रखने वाले नेता बीजेपी के इस तुर्क वर्सेस पठान वाले दावे को गलत बता रहे हैं। कहां तुर्क और पठानों की लड़ाई है? झूठ कह रहे हैं। आपने मस्जिद में दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, आपने पूरा छावनी बना दिया, आपने मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये सब बकवास है। 5 लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस ने गोली चलाई है, सीधे पुलिस गोली चला रही है। इस तरह कर करके वीडियो फुटेज है कि इस तरह गोली मारी जा रही है, राइफल लोड कर करके सीधे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है? वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। यूपी में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लड़ाई मुस्लिम बनाम मुस्लिम की है, जबकि पुलिस और बीजेपी की थ्योरी तुर्क बनाम पठान की है। सच्चाई है क्या, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। संभल में उपद्रवियों ने जो कुछ किया उसकी एक एक तस्वीर आप देख चुके हैं। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो चौंकाने वाला है। एबीपी न्यूज को पुलिस की वो एफआईआर मिली है जिसमें 24 नवंबर के हिंसा का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इस एफआईआर में कई बातें हैरान करने वाली हैं। भीड़ ने उस दिन पुलिस वाले से पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। पिस्टल छीनने में नाकाम रहे तो कारतूस और आंसू गैस के गोलों का पूरा बंडल लेकर भाग निकले। साजिश के मंसूबे का पूरा सच इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार की सुबह जब संभल में भीड़ हिंसक हुई तो पुलिस ने काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की तस्वीरें हैं। अब एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस वालों के आंसू गैस के गोले लूट लिए। कपिल कुमार नाम के पुलिस वाले से उपद्रवियों ने 29 आंसू गैस के गोले लूटे। कांस्टेबल पंकज कुमार से 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट। कांस्टेबल राजपाल सिंह से 15 राउंड 12 बोर कारतूस लूटकर ले गए। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने ड्यूटी निभा रहे सब इंस्पेक्टर से न सिर्फ पिस्टल लूटने की कोशिश की बल्कि 10 राउंड 9 mm के कारतूस को लूटकर भाग निकले।
रविवार यानी 24 तारीख को हुई हिंसा के लिए पुलिस ने सबसे पहला आरोपी स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया है, जबकि दूसरे नंबर पर स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम है। भीड़ को नहीं उकसाया, कहाँ से पाया? हम तो मौका ही नहीं मिल पाया बात करने का पब्लिक से। एफआईआर में नाम कैसे डाल दिया फिर आपका? अब ये बात तो आप उनसे ही पूछेंगे साहब। आप कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप भीड़ को उकसा रहे थे। गलतफहमी हो सकती है। सांसद पर आरोप है कि 22 नवंबर शुक्रवार को उन्होंने बिना इजाजत लिए मस्जिद के पास सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से भड़काऊ बयानबाजी की। 24 नवंबर को मौकाए वारदात पर सुहेल इकबाल मौजूद थे, जिन्होंने भीड़ को ये कहकर उकसाया कि अपने मंसूबे को पूरा करो। पुलिस सांसद पर जिस भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा रही है, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। सोमवार को ये दावा किया गया कि सांसद रविवार की घटना के वक्त संभल में मौजूद नहीं थे। एफआईआर के मुताबिक सांसद पर आरोप 22 तारीख की भड़काऊ बयानबाजी का है। 24 तारीख के उनके घटना स्थल पर होने या न होने का जिक्र ही नहीं है। इनके अलावा एफआईआर की कॉपी में 800 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस की एफआईआर में हसन, अजीम, सलीम, रेहान, हैदर, वसीम, अयान नाम का जिक्र किया गया है, जिन पर पुलिस के हथियार लूटने के आरोप लगाए गए हैं। संभल की घटना को लेकर सियासत हाई है। आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो संभल का दौरा करेंगे। राहुल गांधी आज ही संभल जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम टल गया है। अब 1-2 दिन में जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 30 नवंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगा दी है रोक। संभल की ये तस्वीरें 24 नवंबर की सुबह की हैं। उपद्रवियों के हाथ में पत्थर हैं, जो पुलिस वालों की ओर फेंके जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर संभल के जामा मस्जिद में उस दिन सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। तभी सैकड़ों की भीड़ ने टीम को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस से झड़प हुई और फिर पत्थर फेंके गए। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से पत्थरबाजों को तलाश रही है। एक और पुलिस कार्रवाई में जुटी है, दूसरी ओर संभल कांड पर सियासत चरम पर है। मामला वोट बैंक से जुड़ा है, लिहाजा अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो जल्द ही संभल जाएंगे। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। संभल कांड में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद को आरोपी बनाया है, जिसको लेकर पार्टी भड़की हुई है। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संभल का दौरा करने वाले हैं। पार्टी की ओर से बताया गया कि 1-2 दिन में वो संभल जाएंगे। वैसे मंदिर बनाम मस्जिद के विवाद को लेकर संभल में बाहरी लोगों के आने पर 30 तारीख तक की रोक लगी हुई है। फिलहाल संभल में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। पुलिस वालों ने शहर में फ्लैग मार्च किया है। कल से कोई घटना नहीं हुई है। आज संविधान दिवस है। बीते कई महीनों से संविधान शब्द की गूंज ने चुनावों को भी प्रभावित किया है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन आज संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ दिखे। संविधान के नाम पर आज किस तरह से सियासत को आगे बढ़ाने की गई कोशिश, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ संवैधानिक पदों पर आसीन वरिष्ठगण। इस मौके पर बाबा साहेब की याद में सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। साथ ही संस्कृत और मैथिली में संविधान की कॉपी का विमोचन हुआ।
इसके बाद शाम को पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सके, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। तकरीबन 8%। इससे पहले राहुल गांधी भी कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम गए थे। कार्यक्रम के दौरान लाइट चली गई तो राहुल गांधी ने इसे संसद में माइक से जोड़ दिया। आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। उधर बीजेपी भी कांग्रेस को पुराने दिनों की याद दिलाकर निशाना साध रही है। जब संविधान दिवस की बात चल रही है तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा पर एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। संविधान का नैरेटिव विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनाया था, जिसका फायदा भी उसे मिला। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसे दोहराने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर असफलता हाथ लगी। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने एक तरफ आज ओबीसी, दलित और आदिवासी के मुद्दे उठाए तो दूसरी ओर टॉप कंपनियों में उनकी गैर मौजूदगी पर चिंता जताई। इस बयान को लेकर राहुल निशाने पर हैं और सोशल मीडिया पर उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। एक नहीं, दो नहीं, भारत की टॉप 200 कंपनीज के मालिक पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग से नहीं है। ये दावा है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी के इन दावों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल का पूरा बयान एक बार फिर सुनिए। सच्चाई ये है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते, मगर नहीं। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। राहुल गांधी के इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए हमने फोर्ब्स की वेबसाइट खंगाली, जिसमें हमें साल 2024 के टॉप 100 भारतीय अमीर लोगों की लिस्ट मिली, जिसमें चौथे नंबर पर ही HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिव नादर का नाम मिला। शिव नादर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राहुल ने जो दावे किए हैं वो हमारी पड़ताल में सच साबित नहीं हुए। राहुल के इन दावों पर बीजेपी भी उन्हें घेर रही है। राहुल गांधी जब भी कहते हैं वो फैक्ट्स को ध्यान में रखकर नहीं बोलते। आलू से सोना निकालने की बात करने वाले, फैक्ट्री में जलेबी को बनाने वाले राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि भाई अरबपतियों के अंदर ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी को ये तक नहीं पता कि शिव नादर जो 5वें नंबर के अंदर आते हैं वो ओबीसी है। वैसे कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, बस पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन फिलहाल राजनीति में जाति ही जीत का गणित साबित होती है, लिहाजा सियासी दल हर मुद्दे को जाति से जोड़ रहे हैं। वैसे दिलचस्प ये है कि कहा जाता है जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये नारा देने वाली कांग्रेस जाति की झंडा बरदार बनी हुई है। राजनीति से जो जाति है वो जाति ही नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन चुनावी खिचड़ी अभी से पकने लगी है। संविधान दिवस के दिन आज तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। कैसे आरक्षण पर बिहार की ठंडी में भी सियासी गर्मी पैदा हो गई है, अब वो दिखाते हैं आपको। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर आरक्षण पर संग्राम छेड़ा। 2025 के लिए आरक्षण की चुनावी लकीर खींचती। 9/11
23 में ये पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जा करके इसको निरस्त कराएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर जैसे ही तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा तो बयान पूरा होने से पहले ही सदन में संग्राम शुरू हो गया। बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना, बैठे प्रमाण जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। तेजस्वी और बीजेपी नेताओं के बीच नोकझोंक तेज हो गई। सदन वॉकआउट के बाद बाहर भी तेजस्वी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की और जातीय सर्वे के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए फिर से कानून लाने की चुनौती दी। हम लोगों ने 75% आरक्षण किया। हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो चाहते तो शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे, उस समय भी हमने मांग की थी। अगर सरकार पक्ष में है तो नया कानून लाए। अब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे जो चीज पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दरअसल 17 महीनों की महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वे करवाया था, जिसे बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। इसी सर्वे को आधार बनाकर तत्कालीन नीतीश तेजस्वी सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% के पार कर दी थी। पटना हाईकोर्ट ने फैसले को 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट में बात नहीं बनी तो अब तेजस्वी यादव ने अनुसूची 9 का शिगुफा छोड़ दिया। अनुसूची 9 केंद्र सरकार के दायरे में आता है, लिहाजा आरक्षण बढ़ाने की मांग कर अब तेजस्वी ने गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है। कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अगले साल चुनाव है। तेजस्वी ने आरक्षण का कार्ड खेलकर जाति गोलबंदी करने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के लिए तैयारी तेज कर दी है। संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी नेता झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। हालांकि तैयारियों में आम आदमी पार्टी भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी, टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के 3 नेता। वैसे आज की रात दिल्ली की राजनीति करने वाले बीजेपी के दर्जनों प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता अलग अलग इलाकों की झुग्गी बस्तियों में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। दिल्ली की करीब 30% आबादी अनाधिकृत और झुग्गियों में रहती है। ये आबादी दिल्ली की सत्ता के रास्ते में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है चुनावी माहौल में बीजेपी ने वोटरों को लुभाने और उनके मन की बात को जानने के लिए ये तरीका अपनाया है। लोगों ने हमें बताया यहाँ विधायक जी का कोई दौरा कभी नहीं हुआ 5 साल में। लोकल गवर्नमेंट उनकी है, एमसीडी में सरकार भी, महापौर भी उन्हीं के हैं। यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये जो नाली है, मैं आया हूँ तो आज साफ करवाया गया है। बीते 10 साल से मुफ्त बिजली पानी के जरिए ये आबादी आम आदमी पार्टी के मजबूत वोट बैंक के तौर पर तैयार हुई है। यही कारण है कि जैसे ही बीजेपी नेताओं के रात्रि प्रवास की खबर आई तो केजरीवाल ने इसे चुनावी टूरिज्म करार दे दिया। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहाँ पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज एक दिन रहने के लिए आ रहे हैं।
केजरीवाल भले ही बीजेपी के कार्यक्रम को सियासी टूरिज्म बता रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया भी आज झुग्गी प्रवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली में 2 महीने के बाद फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि सवाल दिल्ली में सत्ता को बचाने का है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने आप से सत्ता छीनने की चुनौती है। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल दिल्ली से निकलकर लेकर आपको चलते हैं महाराष्ट्र। यहां नतीजों के 3 दिन के बाद भी तस्वीर साफ नहीं है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बीजेपी ने फैसला नहीं लिया है। उधर शिंदे कैंप की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। शिंदे कैंप सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं। आज तो खबर यह भी आई कि शिंदे कैंप और अजित पवार कैंप के बीच घंटे भर तक मीटिंग हुई है। आखिर क्यों शिंदे कैंप तैयार नहीं हो रहा, क्यों लगा दिया गया है वीटो, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे प्रति शंभो हरो। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में समर्थक हवन पूजन कर रहे हैं। समर्थक मांग कर रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व शिंदे को ही सीएम बनाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपना एकनाथ शिंदे का फेस जो महाराष्ट्र में अभी चलता है, आने वाले चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, उसमें ये सब काम में आ सकता है और ये सरकार और गति से आगे जा सकती है। एक तरफ शिंदे के लिए समर्थक डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके रणनीतिकार प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कल मुंबई में अजीत पवार गुट के नेताओं के साथ शिंदे गुट के नेताओं की एक बैठक हुई है। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है और इस बैठक में शिंदे गुट के नेताओं ने सीएम की कुर्सी के लिए अजीत पवार के गुट से समर्थन मांगा है। आज सुबह मुंबई में दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन गए। वहां उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने शिंदे को नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा है, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता शिंदे के लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक फील्डिंग कर रहे हैं। हमने ना रात दिन मेहनत किया है शिंदे साहब के लिए, और शिंदे साहब भी 10-10 घंटा काम किए, और लाडली बहना जो है शिंदे साहब के बोलने पर ये इतना सारा युति, इतना सारा सीट्स आया है। शिंदे साहब को फिर से सीएम बनाने का है, और डीसीएम साहब ने बोला था देवेंद्र फडणवीस की कि शिंदे साहब के नेतृत्व में 2024 की सरकार होगी। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के नेताओं ने पीएम से मुलाकात का समय मांगा है। कार्यकर्ता के मन की भावना ये है कि फिर से शिंदे साहब आएंगे। अनेक लोगों की भी इच्छा है, जो उन्होंने एक कॉमन मैन करके काम किया है, खुद को सिर्फ सीएम न समझते हुए इतनी सारी योजनाएं। ही वॉज लीडिंग द गवर्नमेंट, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में सीएम की लिस्ट अब सिर्फ 2 नामों पर आकर सिमट गई है। बीजेपी के समर्थक देवेंद्र फडणवीस को सीएम देखना चाहते हैं, तो शिवसैनिक शिंदे को सीएम बनाने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए महाराष्ट्र में जीत हासिल की है। लिहाजा समर्थकों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि सीएम हमारा बने। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। 2022 में शिंदे की बगावत के बाद जब बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, तो सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया। लेकिन इस बार मामला अलग है, बीजेपी अपना सीएम चाहती है। अब सवाल यह है, शिवसेना के नेता शिंदे का नाम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं और दोबारा सीएम बनाने के लिए ऐसी कौन सी खूबी बता रहे हैं, उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। असल में शिवसेना के नेता ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को काटने का काम किया। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को भले ही 30 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर के मामले में मुकाबला कांटे का रहा था। अब शिवसैनिक स्तर के साथ शिंदे का नाम आगे कर रहे हैं कि भविष्य की राजनीति के लिए शिंदे का सीएम रहना जरूरी है। शिवसेना का मानना है कि अगर शिंदे को सीएम बनाया गया तो उद्धव की पार्टी की ओर से शिव सैनिकों को यह कहा जाएगा कि बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया। मराठी अस्मिता को बनाए रखने और मराठा वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखने के लिए शिंदे का सीएम बनना जरूरी है, यह उन लोगों का दावा है। शिंदे के सुशासन और योजनाओं की वजह से ही बीजेपी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिली। और शिंदे गुट यह भी कहता है कि उनकी छवि ऐसे नेता की बनी है जिन्होंने कांग्रेस की मराठा राजनीति को खत्म कर दिया है। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए शिंदे का सीएम रहना जरूरी है।
कल ही हमने खबर दी थी कि शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। आज हालांकि उन्होंने बीजेपी और एनसीपी के नेताओं के साथ राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर है कि बीजेपी का नेतृत्व कल तक यह फैसला ले लेगा कि सीएम किसे बनाना है। फडणवीस का नाम सबसे आगे है। चर्चा है कि शपथ ग्रहण अब दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। आगे बढ़ते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। लेकर चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इमरान खान के हजारों समर्थक इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए वहां बीते 2 दिनों से मार्च करते हुए पीटीआई समर्थक आज इस्लामाबाद के डी चौक जा पहुंचे। अभी भी इमरान के समर्थक डी चौक पर डटे हुए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पुलिस लगाई गई है। पहली बार इमरान खान की बेगम प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। कहा जा रहा है इमरान के समर्थकों के साथ वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज एक तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस थी जिन्हें शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया गया था, तो दूसरी तरफ इमरान खान के 10,000 से ज्यादा समर्थक। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। तो तस्वीरों में आपने देख लिया, आज एक और पाकिस्तानी सेना पुलिस के साथ डटी हुई थी, तो दूसरी तरफ शूट एंड साइड का ऑर्डर जिसकी ओर दिया गया था इमरान खान के 10,000 समर्थक। लेकिन वो डरे नहीं, डटे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के 4 रेंजर्स को भी कुचलकर मार दिया। पूरी कहानी को समझने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है। इमरान खान को रिहा करके ही निकलेंगे। आज इस्लामाबाद में इमरान के समर्थक सिर पर कफन बांध कर आए थे, तो पाकिस्तान की आर्मी भी उन्हें हर कीमत पर रोकने के इंतजाम के साथ खड़ी थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी चल रही थी। खबरें हैं कि सुरक्षा बलों से नाराज भीड़ ने अपनी गाड़ी से कई पाकिस्तानी रेंजर्स को कुचल डाला। वहीं भीड़ के इस रूप को देखकर सेना ने भी संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। लगता है पाकिस्तानी सेना पर अपनी ही आवाम का गुस्सा झेलने की कुवत नहीं, इसीलिए वो उन पर गोलियां चला रही है। ये देखो शर्म आनी चाहिए। ये पुलिसगर्दी की गई है, ऐसा सलूक किया जा रहा है। तारीख में ऐसा जुल्म अवाम के साथ नहीं किया गया जो इस तरह इस टाइम किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की बंदूकों से डरे बगैर इमरान के समर्थक इस्लामाबाद तक पहुंचे, कई इलाकों में हंगामा किया। पिछले 1 साल से जेल में बंद इमरान खान के लिए हुए इस प्रदर्शन की अगुवाई उनकी तीसरी बेगम बुशरा बीवी ने की। पीटीआई समर्थकों का आरोप है इमरान को झूठे केस में बंद करके रखा गया। कहा जा रहा है कि बुशरा बीवी पाकिस्तान की कटोरा डिप्लोमेसी के लिए खतरा है और अब इस्लामाबाद में भीड़ लाकर वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे गृह युद्ध जैसे हालात को एक्सपोज कर रही हैं। माना जा रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत लाने के बाद अब उसे भीख देने वाले देश एक बार को अपना हाथ पीछे जरूर करेंगे। पाकिस्तान से लेकर चलते हैं आपको बांग्लादेश, जहां की सरकार को अपने भड़काऊ नेता नहीं दिखाई देते, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने वाले नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू सड़कों पर उतर आया है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, वहां पर लगातार हिंदू टारगेट पर क्यों है, उसको बताती हुई ये अगली रिपोर्ट।
बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज उठाने वाले नेता चिन्मय कृष्णदास को वहां की पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया, तो वहां के हिंदुओं ने इसका विरोध किया। लेकिन ये विरोध यूनुस सरकार को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हिंदुओं पर लाठियां बरसाई। चिन्मय कृष्णदास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिसके बाद उनके साथ 18 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कल ढाका के हवाई अड्डे से ही हिरासत में ले लिया गया और आज वहां की अदालत ने उन्हें जेल भी भेज दिया। दावा है कि गिरफ्तारी से पहले चिन्मय दास को उनके आरोपों का कोई ब्यौरा तक नहीं दिया गया। हिंदू अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले नेता की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के साथ भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल में बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं आध्यात्मिक गुरु और दूसरे हिंदू नेता भी चिन्मय की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर ब्लास्ट हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस हमले की कथित जिम्मेदारी ली है। कहा गया है कि बादशाह ने लॉरेंस गैंग का फोन कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद ब्लास्ट करवाया गया है। म्यूजिक की दुनिया में अपना अलग मुकाम खड़ा करने वाले सिंगर और रैपर बादशाह अब गैंगस्टर के निशाने पर हैं। आज सूरज निकलने से पहले रात 3:30 बजे चंडीगढ़ में उनके नाइट क्लब के बाहर कुछ लोगों ने बम जैसी कोई चीज फेंकी, जिसके बाद बादशाह के नाइट क्लब के बाहर का इलाका दहल उठा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जो नाइट क्लब्स हैं उनमें बाहर रात को एक ब्लास्ट हुआ, रात 3 बजे के करीब। इस वक्त हम उसी एक क्लब के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और शीशे जो हैं इस क्लब के जो हैं ये टूटे हुए हैं। आप ऊपर अगर देखेंगे तो निशान जो है किसी एक्सप्लोसिव आइटम के टकराने के जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। बादशाह के क्लब के साथ एक दूसरे क्लब पर भी हमला हुआ। घटना की खबर दुनिया में फैली तो एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल होने लगा। इस पोस्ट में खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने लिखा कि क्लब के बाहर हुए धमाके लॉरेंस ग्रुप के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने कराया। रैपर बादशाह को प्रोटेक्शन मनी के लिए कहा था, लेकिन वो हमारी कॉल्स इग्नोर कर रहा था, इसीलिए कान खोलने के लिए ये धमाके किए गए हैं। जो भी हमारी कॉल इग्नोर कर रहे हैं वो समझ जाएं, वरना इससे भी बड़े काम हो सकते हैं। उदयपुर और मेवाड़ जिसका जिक्र होते ही जेहन में महाराणा प्रताप की तस्वीर जिंदा हो जाती है। उसी मेवाड़ से महाभारत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद महाराणा के वंशज आमने सामने हैं। विरासत की इस लड़ाई की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये कविताएं जिस मेवाड़ के लिए मशहूर हैं, वहां जमकर पत्थर फेंके गए। उदयपुर हल्दी घाटी के मैदान में तब्दील हो गया। इस बार आमने सामने मुगल नहीं, खुद राणा प्रताप के वंशज हैं। पुलिस बैरिकेड के दोनों ओर मौजूद भीड़ एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। उदयपुर पैलेस को हाईजैक करने के लिए भीड़ ऊंचे गेट पर चढ़ गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उदयपुर में रात को शुरू हुआ संग्राम दिन तक भी जारी रहा। एक ओर विश्वराज सिंह के समर्थक पैलेस में घुसने की कोशिश करते रहे और दूसरी ओर अरविंद मेवाड़ के समर्थकों ने भी जवाबी हमला कर दिया। इस पूरे विवाद को समझने के लिए चित्तौड़गढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। ये विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, जिनकी पहचान नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक के रूप में भी है। मेवाड़ राजघराने के 77वें दीवान के रूप में इनका भव्य राज तिलक किया गया। चित्तौड़गढ़ में राज तिलक की रस्म होने के बाद विश्वराज सिंह परंपरा के तहत धोनी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे, लेकिन पैलेस में उनको एंट्री नहीं दी गई। ये पैलेस फिलहाल विश्वराज के चाचा अरविंद मेवाड़ के पास है। इस पूरी घटना के बाद चाचा और भतीजे के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अब जनहित में एक अहम खबर। आप में से ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होगा, यानी वो डॉक्यूमेंट जो न सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि व्यापारियों और कंपनियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। अब सरकार ने पैन कार्ड को अपग्रेड करने का फैसला लिया है।
किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए सबसे जरूरी और पहचान का काम करने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन का नया वर्जन जल्द सामने आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पैन 2.0 के प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। इस फैसले के बाद आपका पैन कार्ड बदल जाएगा और QR कोड वाला नया पैन आएगा। पैन कार्ड को अपग्रेड करने की परियोजना पर सरकार करीब 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। QR कोड वाला पैन कार्ड होने से वेरिफिकेशन आसान होगा, साथ ही ज्यादा ऑनलाइन काम हो सकेगा। डेटा की सुरक्षा के हिसाब से भी ये बेहतरीन है।